जय हिंद, जय भारत। जर्नलिज्म भारत के इस पॉडकास्ट में मैं एडवोकेट चंदन कृष्णन आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो सर, हम भारत के जो लोग हैं, हम इस चीज़ को देखते हैं कि ये देखिए एक पुस्तक है, भारत की जनगणना है ये सन 2011 की। तो जो जनगणना 2011 में हुई थी और विश्व जनसंख्या के बारे में हुआ था, तो उसके बारे में। तो ये सन 2011 की जो जनगणना थी, ये तो कंप्लीट हो गई। उसमें हमारे देश की जो पॉपुलेशन थी कुछ और रही होगी, अभी सन 2026 में कुछ और हैं। तो हमारे पास अगर सही डेटा हो, लोगों के बारे में सही जानकारी हो, तो हम जो है अच्छी योजनाएं बना सकते हैं और विकास के मार्ग पर अपने देश को आगे ले जा सकते हैं। तो जनगणना बहुत आवश्यक है और इस जनगणना में उन सभी लोगों की जनगणना होनी चाहिए जो इस देश के नागरिक हैं, जो इस देश में निवास करते हैं सदियों से। और यदि हम देखते हैं तो ये पाते हैं कि जनसंख्या के हिसाब से या कम्युनिटी के हिसाब से हम अपनी योजनाओं को बनाते हैं। जब हमारे पास सही डेटा नहीं रहेगा अपने ही लोगों का, तो हम कैसे बनाएंगे कोई भी योजनाएं। तो मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ जो देश में प्रत्येक 10 वर्ष में सेंसस होता है, नागरिक रजिस्टर बनाई जाती है, भारत की जनगणना होनी चाहिए, वो 5 वर्षों में होनी चाहिए। जिस प्रकार से हमारे यहाँ लोकसभा और विधानसभा में 5 वर्ष के लिए प्रतिनिधि चुने जाते हैं, तो प्रत्येक पंचवर्षीय योजना भी हमारे यहाँ 5 वर्ष की रही है। तो हमारी जो जनगणना भी है वो भी 5 वर्ष में होनी चाहिए। खैर, आगे अभी देखते हैं कि क्या होता है। यदि भारत के लोग ईमानदारी से ईमानदार लोगों का चयन करें और इस देश के जो लोग हैं वो शिक्षित हों, सुसंस्कृत हों और स्वस्थ हों, और एक ऐसे भारत का निर्माण हो जहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ ये हो कि हमारी आने वाली जो जनरेशन हो उनको वो त्रासदी ना झेलना पड़े जो यहाँ के पहले के लोगों को झेलना पड़ा। यहाँ पर ऐसे प्रोग्राम्स, ऐसे कार्यक्रम इस देश में बनते रहें कि लोगों के लिए कोई काम नहीं रहा, लोग बेरोजगार रहें और अपनी 1-2 पीढ़ियाँ अंग्रेज़ों के जाने के बाद से अपनी 1-2 पीढ़ियाँ उन्होंने खपा दी। लोग 70 साल, 80 साल, 90 साल के होकर मर गए, सिवाय मजदूरी के, सिवाय एक उन्माद के वो अपने जीवन को कहीं और नहीं ले जा सके। न उनके हाथों में काम थी, न सोचने के लिए अच्छी चीज़ें रहीं। तो कम से कम अब ऐसा हमारे देश में हो कि जो हमारे आने वाली जनरेशन हो उनके लिए काम हो। दरअसल स्पेशली हो क्या रहा है देश में अभी कि पहले लोगों को 5-5 बच्चे होते थे, 4 बच्चे होते थे, इससे भी ज़्यादा होते थे। अभी लोग 1 या 2 बच्चों तक सीमित हैं। लेकिन कम से कम ऐसा ना हो कि हमारे इन 1-2 बच्चों को भी जॉब ना मिले, उनके हाथों को काम ना मिले, उनके मस्तिष्क को सही विचार ना मिले। और साथ ही साथ आज पूरे देश में ये देखा जा रहा है कि हिंसक गतिविधियाँ बढ़ती चली जा रही हैं और इसके द्वारा बहुत सारी दुर्घटनाएँ हो रही हैं। तो अभी जिन घरों में बच्चे हैं उनके साथ भविष्य में दुर्घटनाएं होती हैं। तो ये समझने वाली बात है कि हम किस प्रकार से अपने देश का निर्माण कर रहे हैं, क्या हम कर रहे हैं, देश को हम किस ओर लेते चले जा रहे हैं। बहुत सारे राजनीतिक दल हैं, बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, कितने कितने बहुमत मिले उनको, कितने काम करने को मिले, उनके पास कितने संसाधन रहे, बड़े बड़े ऑफिसर्स रहे, लेकिन देश कहाँ है? चंद लोगों को खुशियां मिल रही हैं, चंद लोगों के पास पैसे का केंद्रीकरण हो रहा है, जो कि वास्तव में क्या होना चाहिए? शक्ति या सत्ता हो, धन हो या सामाजिक चीज़ों में हिस्सेदारी हो, इसका विकेंद्रीकरण होना चाहिए। परंतु ऐसा क्या हो रहा है देश में? ये सभी देश के जो युवा हैं और जो आने वाली जनरेशन है उन सभी को मिलकर सोचना होगा। और जो हमारे यहाँ के जो ओल्ड एज लोग हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, उनको भी ये चीज़ सोचना होगा कि अभी उनकी तो जैसे तैसे ज़िंदगी चली गई, लेकिन उनके आने वाली जो जनरेशन है आखिर वो किस ओर जाएंगे? क्या हम लोग हमेशा अपने जनप्रतिनिधियों के द्वारा
गुमराह होते रहेंगे। अपने जाति और जो रिलीजन के लोग हैं, जो लीडर होने का दावा करते हैं, नेता होने का दावा करते हैं, क्या उनके हम लोग बंधक बन करके रह जाएंगे? क्या उनसे हमेशा हम गुमराह होते चले जाएंगे? क्या हमारी कोई ओपिनियन, क्या हमारी कोई थिंकिंग नहीं रहेगी? इस चीज़ को पूरे युवा वर्ग को, जो मैं समझता हूँ जो टीन एज में है और जो जिनकी एज अभी 50 इयर्स के आसपास है, सबको सोचना होगा कि आखिर हम लोग किस ओर जा रहे हैं। इतनी बड़ी मातृभूमि, इतनी अच्छी मातृभूमि, इतनी सशक्त मातृभूमि, इतना प्यारा हमारा देश, कैसा ये तबाही और बर्बादी की ओर जा रहा है? कैसा यहाँ पर एक मतलब कॉन्फ्लिक्ट, एक डिलेमा में लोग जी रहे हैं। आखिर इसमें बदलाव कैसे होगा? इन सब चंद सवालों को अगर हम देखते हैं तो ये समझ में आता है कि हम लोगों को एजुकेशन भी लेना होगा और गुमराह होने से बचना भी होगा। और जो झूठे वादे करने वाले लोग हैं, जो हम लोगों को सब्ज-बाग दिखाने वाले लोग हैं, इन लोगों को अपने वोट की ताकत से, वोट की ताकत जो मतदान करने की शक्ति होती है, वो हमारी पॉलिटिकल पावर होती है। सभी पावर से बड़ी पॉलिटिकल पावर होती है। सोशल पावर, इकोनॉमिकल पावर, कल्चरल पावर, रिलीजियस पावर, सबसे बड़ी पावर आज के डेट में है पॉलिटिकल पावर। हम इसका सही यूज़ करें और सही लोगों को हम लोग इलेक्ट करके आएँ। तो ले करके आते हैं, अगर इलेक्ट करके अच्छे लोगों को, जो देश से प्रेम करने वाले लोग हैं, देश को अपना मानने वाले लोग हैं और जो इस देश को ऊंचाइयों तक ले जाने वाले लोग हैं, तो हम लोग अवश्य ही अपने आने वाली जनरेशन को, अपने आने वाली पीढ़ी को एक अच्छा भविष्य, एक अच्छा देश दे करके जाएंगे। जय हिंद, जय जनराज्यम।